नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह साफ कर दिया है कि दिल्ली में अधिकारों की ट्रांसफर पॉलिसी पर दिल्ली सरकार का अधिकार होगा। कोर्ट ने माना है कि अगर अधिकारियों की ट्रांसफर पॉलिसी पर दिल्ली सरकार का अधिकार नहीं होगा तो उससे उस मूल सिद्धांत की उपेक्षा होगी जिसमें कार्य न किए जाने पर सक्षम अथॉरिटी को दोषी अधिकारियों को दंडित करने का अधिकार होता है। माना जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस स्पष्ट निर्देश के बाद दिल्ली की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी और अब दिल्ली सरकार के कामकाज में अनावश्यक अड़ंगा नहीं लगाया जा सकेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति को अपने मॉडल के तौर पर पेश करती रही है। इसी को दिखाकर वो दूसरे राज्यों के मतदाताओं को लुभाने का काम करती है। ऐसे में दिल्ली में कामकाज प्रभावित होने से उसकी राजनीति पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि इस नए निर्णय के बाद आम आदमी पार्टी को अपने कामकाज करने और उसके आधार पर दूसरे राज्यों में विस्तार करने में आसानी होगी। देखिए, आज जो कोर्ट का डिसीजन था 5-0 मतलब यूनानिमस डिसीजन था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, वो काफ़ी क्लियर थे। 3-4 बिंदुओं पे बिल्कुल क्लियर थे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 239 डबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी की कोर्ट में दलील थी कि वो एक वहाँ फ्रेज यूज्ड है, इनसो फार एज एप्लीकेबल, मतलब सर्विसेज जो है वो दिल्ली सरकार को एप्लीकेबल ही नहीं है और इसलिए दिल्ली सरकार दिल्ली में जो सिविल सर्वेंट सर्व करते हैं उनको ना कंट्रोल कर सकती है ना उनको डायरेक्शन दे सकती है। वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। उसको कहा कि दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली सरकार का जो जुरिस्डिक्शन है वो जो भी लोग सर्व कर रहे हैं दिल्ली सरकार के अंदर उस पर एक्सटेंड करता है। सिर्फ जो एक्सेप्टेड एंट्रीज हैं जैसे पुलिस हो गई, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, उसमें जो लोग सर्विस कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसे भी हमारे कंट्रोल में नहीं है तो ऑब्वियसली उसमें सर्विसेज जो है वो भी कंट्रोल में नहीं है। बाकी छोड़ करके पूरी की पूरी सर्विस जो है वो दिल्ली सरकार के कंट्रोल में है। एलजी को जो चुनी हुई सरकार है उसके एडवाइस, एड एंड एडवाइस पे जाना है। एलजी का कोई इंडिपेंडेंट पावर इस रिस्पेक्ट में नहीं है और जो भी हमने बहस की थी दिल्ली सरकार जो चुनी हुई सरकार है उसकी तरफ से, वो सारे पॉइंट्स सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस ने यूनानिमसली एक्सेप्ट किया। अधिकारी क्या काम करेगा, कौन अधिकारी कहां पोस्ट होगा, ये सारे जो अधिकार हैं अब दिल्ली सरकार के पास। इस विभाग के मंत्री क्योंकि आप ही अब तक जो दिखता रहा है कि एलजी और दिल्ली की चुनी सरकार के बीच खींचतान लगातार रही है, अब लगता है वो सारे विवाद खत्म हो जाएंगे, अब सरकार सुचारू रूप से चलेगी। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्कुल साफ कर दिया है, एलजी साहब के पास कोई और अधिकार नहीं है सिवाय पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर। इसके अलावा बाकी सारे अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास हैं। अब तक लगातार ये दिखता रहा कि चीफ सेक्रेटरी हो या कोई भी बड़े अधिकारी हो, आप लोग खासकर बैठक के लिए बुलाते तो उस समय पे ना आना, बैठक से अनुपस्थित रहना, इसे लेकर के आप लोगों ने कोई मीटिंग अभी बुलाई है या नहीं, इस विषय में नहीं है। ये तो जनरल जो आगे सरकार काम कर पाएगी और स्पीड से काम कर पाएगी उसके विषय में। मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई आज 2 बजे, क्या कुछ मुख्यमंत्री जी ने सभी मंत्रियों को बुलाया है। नई पावर्स आई हैं, इन पावर्स के हिसाब से अब बहुत तेजी से जनता का काम हो पाएगा। देखिए, ये दिल्ली की जनता की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये संविधान की जीत है क्योंकि 2015 में दिल्ली की जनता ने लैंडस्लाइड मेजॉरिटी से अरविंद केजरीवाल जी को चुन के भेजा और तब से गैर संवैधानिक तरीके से चुनी हुई सरकार की ताकत को हड़पने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है, उनकी गैर संवैधानिक हरकतों पे तमाचा मारा है और दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार को उसकी ताकत वापस दी है। अब इसका मतलब यह है कि दिल्ली की जनता के जो काम है वो उस हर काम के लिए अरविंद केजरीवाल जी को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, अब वो काम स्पीड से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और दिल्ली के अधिकारों पर अब आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से अधिकार जमा पाएगी, ये साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इसे जीत बताया है और ये कहा है कि अब जो दिल्ली का विकास है वो दोगुनी रफ्तार से होगा। देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की और उपराज्यपाल की, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं खींचातानी देखने को मिलती थी। लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तरफ से आरोप लगाए जाते थे कि उपराज्यपाल जो है वो उनके कामों को करने नहीं दे रहे, फाइलों को रोक लेते हैं, यहाँ तक कि विकास कार्य के जो काम है उनको आगे नहीं करने देते और केंद्र सरकार के इशारे पर ही उपराज्यपाल जो है वो दिल्ली सरकार के कार्य जो है उनको रोक रहे हैं।
मगर इसकी लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई गई थी और वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल मान लिया गया है कि दिल्ली सरकार के कार्यों को उपराज्यपाल जो है वो रोकेंगे नहीं, सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। मगर यहां पर जिस तरीके से कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के अंदर खुशी देखने को मिली और यहां तक कि जो बार बार कहा जा रहा था कि 2015 से लेकर उपराज्यपाल जो है वो अभी तक कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के कार्यों को रोकते नजर आ रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार के इशारे पर ये काम किए जाते हैं। ये आरोप जो है बार बार दिल्ली सरकार के द्वारा लगाए जा रहे थे, मगर अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया उससे साफ जाहिर है कि दिल्ली सरकार जो है वो अपने निर्णय खुद लागू कर सकती है और जनता के विकास कार्य जितने भी है, चाहे वो शिक्षा का रोल मॉडल हो या फिर स्वास्थ्य रोल मॉडल हो या फिर ट्रांसफर को लेकर हो, अब दिल्ली सरकार खुद निर्णय लेगी और उसको खुद ही अमल करेगी। अगर कोई अधिकारी यानी कि कह सकते हैं जिस तरीके से आरोप लगाए जाते थे कि भाजपा के नेता यह है या फिर अधिकारी जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं, इस तरीके के जो आरोप लगाए जाते थे आप उसके अंदर दिल्ली सरकार के द्वारा एक्शन देखने को मिलेगा। और यही चीज कोर्ट के आदेश के बाद में अरविंद केजरीवाल के द्वारा प्रेस वार्ता की गई जिसके अंदर स्पष्ट कहा गया कि जो भी अधिकारी अब काम नहीं करेगा उसको तुरंत हटा दिया जाएगा या फिर उसका ट्रांसफर किया जाएगा और उसकी जगह पर नया अधिकारी जो है वो बिठाया जाएगा। और कल ये प्रेस वार्ता के बाद में बिल्कुल देखने को मिला जो सेवा विभाग के जो अधिकारी थे उनको तुरंत ही हटाया गया और दूसरा अधिकारी जो है वो उन पर लगाया गया। उससे साफ जाहिर है कि दिल्ली के अंदर अब जो भी विकास कार्यों के अंदर रोड़े अटकाने की कोशिश करेगा उसके अंदर दिल्ली सरकार जो है वो अब कदम उठाएगी और ये कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के या द्वारा जो विकास कार्य होंगे उसके लिए कहीं ना कहीं जनता की सुविधाएं जो है वो पहुंचाई जाएंगी। चाहे वो सब्सिडी दिल्ली सरकार की जो बिजली सब्सिडी थी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं फाइल रोकी गई थी उपराज्यपाल के द्वारा, और उसको लेकर भी अब बिल्कुल साफ हो चुका है कि कोई भी फाइल जो है वो उपराज्यपाल के द्वारा रोकी नहीं जाएगी, सिर्फ उनसे सुझाव लिया जाएगा ताकि और विकास कार्य जो है वो अच्छे तरीके से किया जाए। मगर यहाँ पर भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से भी कहीं ना कहीं इस फैसले को सही माना गया और यह भी कहा गया कि कोर्ट का फैसला जो है वो सबको मान्य है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर को लेकर कहीं ना कहीं अपने फॉर्मूले जो है वो इस्तेमाल करेगी और कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई जाएगी ताकि जो भी अधिकारी उनके कामों को रोकेगा सिर्फ उनको हटाने के लिए ही ये कदम उठाया जाएगा। जी राजीव, इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि उपराज्यपाल कोई भी इंडिपेंडेंट पावर नहीं है, यानी कि कानून बनाने का अधिकार अब आम आदमी पार्टी को मिलता नजर आ रहा है और साथ ही साथ जो कानून बनेंगे उस पर सहमत होना होगा एलजी को भी। ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का ये बताता है, आम आदमी खुद कह रही है आम आदमी पार्टी कि ये जो फैसला है वो उनके हक में है और उनके विस्तार में काफी मदद करेगा। देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के द्वारा यही कहा गया कि ये फैसला सबको मान्य है और इस फैसले के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है वो लगातार जद्दोजहद करती नजर आ रही थी। उपराज्यपाल के ऊपर बार बार आरोप लगाए जाते थे कि उपराज्यपाल उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, उनके विकास कार्यों को रोक रहे हैं, मगर अब विकास कार्य रुकेगा नहीं। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार की मुश्किलें अभी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है क्योंकि दिल्ली सरकार अगर कोई भी कार्य करती है तो भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं के कार्य को लेकर लगातार कहीं ना कहीं आलोचना करती नजर आएगी, चाहे वो राशन डीलर की सप्लाई को लेकर हो, राशन घर घर पहुंचाने को लेकर हो, बिजली सब्सिडी को लेकर हो, पानी की सुविधाओं को लेकर हो, लगातार कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो घेरने की कोशिश करेगा। मगर आप देखना होगा दिल्ली सरकार जो बार बार कहती थी कि उपराज्यपाल उनके फाइलों को रोकते हैं, उपराज्यपाल उनको काम नहीं करने देते हैं, मगर अब यह आरोप नहीं लगाया जा सकता और कहीं ना कहीं सीधा सीधा कार्य जो है वो किया जाएगा। अगर कार्य में देरी होती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष को मौका मिलेगा और विपक्ष जो है वो इन्हीं मौकों को लेकर इन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं जनता के सामने पहुंचने की कोशिश करेगा। मगर अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मान्य है, कांग्रेस हो या फिर भाजपा हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, मगर कहीं ना कहीं जो विकास कार्य जो दिल्ली सरकार के द्वारा बताए जा रहे हैं तो उसके अंदर कितनी रफ्तार मिल पाएगी ये आने वाला समय ही बताएगा। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि उद्धव ठाकरे ने बहुमत साबित करने से पहले इस्तीफा दिया, इसलिए उनकी सरकार बहाल नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शरद पवार ने कहा कि बीजेपी और लीडर्स की यही स्ट्रेटेजी है, ये खुद जीतते नहीं पर इस तरह सरकार को तोड़ते हैं और सरकार बनाते हैं।
तो वहीं सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है और वो न्यायपालिका पर भरोसा रखते हैं। शरद पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने क्यों इस्तीफा देने का फैसला लिया, ये सबको पता है। अगर वो ऐसा फैसला नहीं लेते तो कुछ अलग बात होती। गलत लोगों के सामने खुद को सिद्ध करना उनको गलत लग रहा था, इसलिए इस्तीफा दिया। पवार ने कहा कि कोर्ट ने सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है। जो मूल राजनीतिक दल की है वो पार्टी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे के भी कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिल्कुल, मैंने यही कहा है कि अगर आप की आज की ऑर्डर देखें तो जो मैं कहते आया हूं कि ये सरकार अनैतिक है, गद्दारों की सरकार है और ये घटना बाह्य सरकार है। ये सरकार आज प्रूव हुई है कि ये गद्दारों की सरकार है और अनैतिक है। अगर कोई भी शर्म इस सरकार में हो, कोई भी नैतिकता सरकार में हो, तो सीएम साहब ने, जो सीएम यानी महाराष्ट्र में करप्ट मैन हुए आजकल के सीएम, तो उन्होंने इस्तीफा देके चुनाव के सामने जाना चाहिए। Lastly, how would you see that Devendra Fadnavis has called that Uddhav Thackeray has no right to talk about ethics because he left the government when he gained vote with alliance with BJP, but he left with NCP and Congress? No, I think the DCM was actually hinting at the person sitting next to him to resign over the intent of the government and of course morality. But I guess the current CM in Maharashtra, who's illegal, he and morality are worlds apart. So I don't think there is any scope for that. But I hope that morality and democracy is supreme. आपका next move क्या होगा? अभी नासिक जा रहा हूँ शादी के लिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने, सम्माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में ये सिद्ध कर दिया है कि मैंने जो निर्णय लिया शिंदे जी को शपथ दिलाने का और मुख्यमंत्री का त्यागपत्र स्वीकार करने का, उस निर्णय में कहीं कोई त्रुटि नहीं है। और चूँकि त्यागपत्र हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट भी उसको उल्टा नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम ही इसको उल्टा नहीं कर सकते तो हम क्या कर लेंगे, हम तो इसमें न गवर्नर हैं न कोई कुछ है। तो मैं तो ये प्रश्न तो अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया है। सर, आप उस समय के गवर्नर थे, आपका जो निर्णय था फ्लोर टेस्ट बुलाने का, उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सवाल के घर में कर रही है। अब मैंने कहा ना, अब चीज़ें उससे आगे बढ़ गई हैं। आप इस समय जो गोमुख से गंगा निकल रही उसकी बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो एकदम, जहाँ कल मैं बनारस से बहुत बड़े लंबे, जहाँ मोदी जी ने इतना सुंदर घाट बना रखे हैं, वहाँ से होके आ रहा हूँ, ऐसी गंगा का वर्णन उन्होंने कर दिया है। फिर आप खुद ही उसमें गोते लगाइए और अपने इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से महाराष्ट्र के जो तमाम राजनीतिक उठापटक है उसको लेकर फैसला दिया, उसके बाद यह फैसला कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के पक्ष में आया और इससे शिंदे ने खुशी जाहिर की है और पवार का भी इस पर बयान सामने आया है। क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही कभी खुशी कभी गम जैसी हालात हुए हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट खुशी मना रहा है तो दूसरे तरफ उद्धव गट इस पर अपना असंतोष जता रहा है। उद्धव गट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसे वह मानते हैं, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार बहाल रहेगी, यानी कि एकनाथ शिंदे बरकरार रहेगी, जबकि उद्धव ठाकरे को दोबारा वह सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठा सकते, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बिना फ्लोर टेस्ट दिए अपना इस्तीफा दे दिया था। अब ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट इसे निर्णय कुछ और देती, लेकिन अब काफी देर हो गई है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे सरकार को बरकरार रखने का आदेश दे दिया। ऐसे में जिस तरीके से उद्धव गुट जो है वो लगातार ये कह रहा है कि ये जो फैसला आया है, हालांकि इस पर सवाल खड़े नहीं किए हैं उद्धव गुट ने भी, लेकिन उनका ये कहना है कि वो स्थिति ऐसी थी कि वो प्रूफ नहीं करना चाहते थे उद्धव ठाकरे किसी के सामने भी खुद को, और गद्दार बता दिया है एकनाथ शिंदे को। बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही महाराष्ट्र के
राजनीति में राजनेताओं ने अलग अलग बयान दिए हैं। शरद पवार ने अपने बयान में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह हमें मानना चाहिए, लेकिन आने वाले समय में और भी कई फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट करने वाले हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने जो इस्तीफा दिया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने पहले इस्तीफा दे दिया था, इस लिहाज से उनके हक में अब यह नहीं जाता है कि उन्हें दोबारा से सीएम बनाया जाए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुख्य पार्टी है वही असली दल है। ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट को भी एक बड़ा तमाचा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट जिस तरह से अपने आप को यह दावा करता है कि वह असली शिवसेना है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया देकर पूरा साफ कर दिया है। अब उद्धव गुट इसी प्रतिक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के सामने जाएगा और एक चुनाव आयोग से यह कहेगा कि देखिए हम ही असली शिवसेना है। ऐसे में एकनाथ शिंदे की शिवसेना शिवसेना नहीं है, क्योंकि कोर्ट का यह फैसला है। अब चुनाव आयोग उद्धव ठाकरे को असली शिवसेना बरकरार करता है या नहीं, लेकिन इसको लेकर आज करीब 9:30 बजे उद्धव गुट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें तमाम जानकारियां दी जाएगी कि आगे का कदम उनका क्या होगा और किस तरह से इस बात को वह जो है चुनाव आयोग के सामने चैलेंज करेंगे। जी ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को यानी आज लोक भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग में लव जिहाद पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी भी देखेंगे और इस अवसर पर फिल्म द केरल स्टोरी की टीम के निर्माता विपुल शाह, वीर कपूर, निर्देशक सुदीप्तो सेन और अभिनेत्री अदा शर्मा भी उपस्थित रहेंगी। साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाएं, बीजेपी के छात्र संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी कार्यकर्ताओं को भी फिल्म दिखाई जाएगी। साथ ही शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी फिल्म देखेंगे। आज की इस कैबिनेट बैठक में इस फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने का फैसला भी किया जाएगा। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज द केरल स्टोरी मूवी देखने जा रहे हैं। इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की गई है। आपको बता दें कि उनके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग की जाएगी। कैबिनेट बैठक इससे पहले उन्होंने बुलाई है और कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इन प्रस्तावों पर मुहर लगने के बाद मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ लोक भवन में ही ये जो फिल्म है वो देखी जाएगी। स्पेशल स्क्रीनिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए की गई है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के संगठन से जुड़ी तमाम महिलाएं, चाहे वो महिला मोर्चा की महिलाएं हो, कार्यकर्ता हो या फिर छात्र संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी कार्यकर्ताओं को भी फिल्म दिखाई जाएगी। साथ ही शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस फिल्म को देखेंगे। आज की कैबिनेट बैठक में इस फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने का फैसला भी लिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मूवी द केरल स्टोरी देखने वाले हैं। आपको बता दें कि लव जिहाद पर यह मूवी बनी है, जिसको लेकर बीजेपी ने इस मूवी को टैक्स फ्री किया है। बीजेपी के कई राज्यों में इस मूवी को टैक्स फ्री किया गया है और इसी पर आज उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि क्या इस मूवी को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए या नहीं। आज की कैबिनेट बैठक में इसका फैसला लिया जाएगा और कैबिनेट बैठक के बाद यहीं पर विशेष स्क्रीनिंग के जरिए ये मूवी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल, फिल्म की कास्ट और साथ ही साथ तमाम महिलाओं के साथ इस मूवी को देखेंगे।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को लोक भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। बैठक में उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े तमाम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग में लव जिहाद पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी देखेंगे और इस अवसर पर फिल्म द केरल स्टोरी की टीम के निर्माता विपुल शाह, वीर कपूर, निर्देशक सुदीप्त सेन और अभिनेत्री अदा शर्मा भी उपस्थित रहेंगी। साथ ही बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाएं, बीजेपी के छात्र संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े तमाम कार्यकर्ता इस फिल्म को देखेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, आज कैबिनेट की बैठक है, पहले कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद लोक भवन में ही स्पेशल स्क्रीनिंग के जरिए द केरल स्टोरी फिल्म पूरे मंत्रिमंडल के साथ सीएम देखेंगे। क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, नगर निकाय चुनाव के बाद ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की पहली 20 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जिसमें काफी अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। जिसमें बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठक में शामिल होंगे और नगर निकाय चुनाव के बाद ये पहली बैठक है और लगभग 20 प्रस्तावों पर इस पर कहीं न कहीं चर्चा की जा सकती है और उस पर निर्णय भी लिया जा सकता है। सबसे पहले की बात की जाए तो 4 निजी विश्वविद्यालय के अस्थायी पत्र जारी करने को लेकर प्रस्ताव जा सकता है, जिसमें दूसरा बात की जाए श्रीगंज विकास कार्य है, किसानों में तिलहन की जो मिनी किट बांटने का भी प्रस्ताव आज जा सकता है। उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुहर लगा सकते हैं और हीरो क्रॉप्स की लीज बढ़ाने शामिल हैं और साथ ही साथ निवेशकों को नीतिगत लाभ देने के लिए सरकार प्रस्ताव ला सकती है। तो वहीं स्कूल में सांस्कृतिक व धार्मिक विकास पर प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट होगी वो कहीं न कहीं प्रस्ताव लगा सकती है और ये 20 से ज्यादा प्रस्ताव है जिस पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज कैबिनेट में मुहर लगा सकती है, निर्णय आ सकता है। 10 बजे का समय है, लखनऊ के कार्यालय में बैठक होगी। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। उसके ठीक बाद कैबिनेट बैठक में लगभग 11 बजे तक केरल उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के साथ देखेंगे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इसको टैक्स फ्री भी किया है और जिस तरह की इसमें हिंदुत्व की बात की गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं आज मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्म देखने का काम करेंगे और विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता है वो भी कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग में मौजूद रहेंगे। मतलब 11 बजे का समय दिया गया है, जो कि लखनऊ के लोक भवन जो मुख्यमंत्री कार्यालय है वहीं पर ऑडिटोरियम बना है, वहां पर इस फिल्म को दिखाने का काम किया जाएगा। ठीक है जितेंद्र, लेकिन ये आज की कैबिनेट बैठक में ये भी फैसला लिया जाएगा कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए या नहीं। ये कहा जा रहा है कि ये जो फिल्म टैक्स फ्री होनी चाहिए बाकी अन्य राज्यों में हो चुकी है बीजेपी शासित, यूपी में कब होगी, इस पर फैसला आज हो सकता है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ट्वीट कर दिया था कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाएगा। आज मंत्रिमंडल की कैबिनेट में इस पर प्रस्ताव लाया जा सकता है और प्रादेशिक शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर ये फिल्म टैक्स फ्री हो सकती है। आज उत्तर प्रदेश में भी इस पर मुहर लग सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान पहले ही ट्विटर के माध्यम से कर दिया था। आज इसका प्रस्ताव आज उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट में रखा जाएगा, जिसमें इस पर मुहर लग जाएगी और उसके बाद ठीक उसके बाद द केरला स्टोरी जो फिल्म है देखेंगे और पूरी फिल्म को देखने के बाद कहा सकता है कि उनकी जो विचार होंगे वो कहीं ना कहीं सामने आ सकते हैं। तो कुल मिला के ये कहा सकता है कि आज काफी अहम कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रखे गए, क्योंकि नगर निकाय चुनाव की शाम कल मतगणना है। मतगणना से पहले जो मुख्यमंत्री ने विराम दिया है, क्योंकि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे और चुनाव प्रचार के बाद आज उनकी पहली कैबिनेट होगी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जिसमें कैबिनेट होगी, उसके बाद केरला स्टोरी होगी, फिर शाम को एक कार्यक्रम रखा गया है, वो भी कहीं ना कहीं प्रस्तावित लखनऊ में ही है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। राज्य में भ्रष्टाचार को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू की गई मुहिम के तहत पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने पटवारी कबल सिंह को 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए विजिलेंस ब्यूरो की प्रवक्ता ने बताया कि पटवारी को ग्राम धालीवाल कलेर तहसील अजनाला निवासी परगट सिंह की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है। दी गई जानकारी में उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने सतर्कता ब्यूरो से संपर्क किया और आरोप लगाया कि पटवारी अपने रिश्तेदारों के भूमि हस्तांतरण में संशोधन के बदले 6,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। उसकी शिकायत में आरोपों की पुष्टि होने के बाद अमृतसर रेंज की विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और आरोपी पटवारी को 2 सरकारी गवाहों की हाजिरी में 6,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है और उसके पास से रंगीन नोट बरामद किए गए। उन्होंने ये कहा कि उक्त आरोपियों के खिलाफ सतर्कता ब्यूरो के अमृतसर थाने में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने एक बार फिर से कार्रवाई की है, शिकंजा कसा है एक बार फिर से और पटवारी को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ अहम जानकारी? संपर्क उनसे टूट चुका है, एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने शिकंजा कसा है पटवारी पर और पटवारी कबल सिंह को 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पंजाब के विजिलेंस ब्यूरो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और भ्रष्टाचार को खत्म करने की कार्रवाई में के तहत ही उन्होंने इस तरीके से पटवारी को गिरफ्तार किया है। दी गई जानकारी के अनुसार अजनाला निवासी एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी और शिकायत में आरोपों की पुष्टि होने पर विजिलेंस ब्यूरो ने जाल बिछाया और जाल बिछाकर ऐसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संदीप सिंह हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संदीप, आवाज मिल पा रही है आपको? संदीप, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे एक बार फिर से टूट चुका है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं और इसी कदम के तहत एक पटवारी को गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है पटवारी को। अजनाला निवासी एक शख्स ने ये शिकायत दर्ज कराई थी और जब शिकायत में आरोपों की पुष्टि हुई तो उसके बाद पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जाल बिछाया और जाल बिछाकर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चलिए, संवाददाता संदीप सिंह हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से विजिलेंस ब्यूरो ने एक बार फिर से शिकंजा कसा है और इसमें एक पटवारी को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, बता दें कि लगातार से देखा जाए पटवारी जो है वो दूर फंसते नजर आ रहे हैं विजिलेंस के शिकंजे में। लगातार उनके ऊपर जो है विजिलेंस की रडार जो है चलती हुई नजर आ रही है। समय से जो है भ्रष्टाचार जो है पंजाब में फैलता हुआ नजर आ रहा था। अब जो है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो भ्रष्टाचार के ऊपर कहीं ना कहीं जो है नर्थ डालने की बात वो की गई है और लगातार ऐसे ही जो है पकड़े जा रहे हैं, जिसके चलते अब रजिया हल्का है जो अमृतसर जिला में है, वहाँ पे पटवारी की बात करें तो 6,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया है। हालांकि अगर परगट सिंह की बात माने तो
जिनकी धारीवाल कलेर में जमीन थी, उनकी शिकायत पर इनको गिरफ्तार किया गया है। और उन्हें बताया कि उन्हों की जमीन उनके नाम करने के लिए 6,000 रुपये जो है मांग की जा रही थी, जिसके चलते उन्होंने शिकायत जो है विजिलेंस को दी और विजिलेंस की तरफ से पूरी तरह से जाल बिछाया गया। जाल बिछाकर जो है उनको ऐसे नोट दिए गए जिसमें रंग लगा होता है। विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया और 2 जो है सरकारी गवाह जो है वो बनाए गए थे, जो कि कोर्ट में गवाही दे सके कि 6,000 रुपये रिश्वत जो है वो पटवारी ने मांगी है। जी, साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रदेश में गुजरे विधानसभा के बाद उत्तराखंड में बगावत और अंतर्कलह का दौर लगातार जारी है और अंतर्कलह का सामना कर रही कांग्रेस को उभारने के लिए हरदा ने भी अब ऐलान कर दिया है कि वो प्रदेश में रहकर ही राजनीति करेंगे। हरीश रावत ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से साफ कर दिया है कि वो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की निश्चित जीत की बधाई देने यानी राजनीतिक उद्देश्य से आखिरी बार दिल्ली पहुंच रहे हैं। हरदा ने साफ कर दिया है कि वो अपना जोर अब उत्तराखंड कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के लिए ही लगाएंगे। उन्होंने 2017 में हुई कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपनी पोस्ट में लिखा कि हार का कारण वो है क्योंकि कांग्रेस का संपूर्ण नेतृत्व उनके हाथ में था, इसलिए अगर प्रदेश में पार्टी को उनके कारण नुकसान हुआ है तो वह नुकसान की भरपाई करने का प्रयास भी करेंगे। हरदा ने ये भी साफ कर दिया है कि उन्हें पार्टी में किसी भी पद की चाहत नहीं है, बल्कि वह एक कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस के चतुर्भुज नेतृत्व को शक्ति देंगे। हरीश रावत जी बहुत ही वरिष्ठ राजनेता हैं। देश की राजनीति में उनका एक अलग ही स्थान है और राजनीति के जानकार मानते हैं कि हरीश रावत जी अपने आप में राजनीति की चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं और उत्तराखंड की राजनीति में तो उनके कद का कोई भी नेता किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है। सत्ताधारी दल भी इसको भली भांति जानता है और सत्ता को भी जब चाहे उनके अनुभव की जरूरत होती है वो निश्चित तौर पर अपना सुझाव बेबाकी से देते हैं। अब हरीश रावत जी अगर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं या राज्य की राजनीति में सक्रिय रहना चाहते हैं ये तो आदरणीय हरीश रावत जी को तय करना है, लेकिन उत्तराखंड में निश्चित ही उनकी सक्रियता लगातार है और अगर वो अपनी सक्रियता को बढ़ाना चाहते हैं निश्चित तौर पर ये अच्छी बात है। उनके राजनीतिक अनुभव का, उनके कद का लाभ कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में जमीनी स्तर पर मिले, ये सभी कांग्रेस जन चाहेंगे और निश्चित तौर पर आदरणीय हरीश रावत जी स्वतंत्र हैं कि वो अपनी जो भूमिका चाहें वो तय कर सकते हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस जन इससे उत्साहित ही होंगे और उनके राजनीतिक लाभ को लेना चाहेंगे। 2017 में जिस समय कांग्रेस हारी हुई थी, इस समय नेतृत्व जो है संपूर्ण नहीं था और किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इस समय जो है वो कर्नाटक चुनाव को लेकर बयान दे रहे हैं। हरीश रावत जी का जो बयान है वो राजनीति से प्रेरित रहता है, मीडिया अटेंशन के लिए रहता है। 2017 में भी हरीश रावत ही थे इस प्रदेश में, पहले भी हरीश रावत इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में नेता रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस बुरी तरीके से इस राज्य में हारी है और हारी नहीं है, वो भी 2 विधानसभाओं से चुनाव लड़े और पूरी तरीके से हार गए। लेकिन आज भी उनके अंदर पुनः चुनाव लड़ने की ललक है और लोकसभा का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, विधानसभा का भी लड़ना चाहते हैं। उनको मुबारक हो,
ये उनकी मीडिया अटेंशन के लिए बयान रहते हैं और हरीश रावत सक्रिय राजनीति में हमेशा बने रहना चाहते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता तारिक अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, जिस तरीके से अब हरदा ने यह ऐलान कर दिया है कि वो आखिरी बार दिल्ली जा रहे हैं राजनीतिक मकसद से, अब वो उत्तराखंड में ही होकर सक्रिय करेंगे उत्तराखंड की राजनीति को कांग्रेस के लिए। बिल्कुल मुस्कान, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेता तमाम तरीके के जो है दावे कर रहे हैं। उसी क्रम में हरीश रावत ने भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर ये दावा किया है कि वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे, बल्कि उत्तराखंड में रहकर राजनीति करेंगे। तो निश्चित तौर पर उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर ये खुल के कहा है कि 2017 में उनके पास कमान थी, लेकिन फिर भी जो है कांग्रेस की हार हुई। तो निश्चित तौर पर जो हार उनके कारण प्रदेश में कांग्रेस की हुई है उसे वापस लाएंगे और ये दिल्ली में उनकी आखिरी दौड़ है। यानी कि आज हरीश रावत जो है दिल्ली जाने वाले हैं और कर्नाटक चुनाव के जैसे जैसे पोलिंग जो नतीजे जो है सामने आ रहे हैं, जो स्थिति कांग्रेस की कर्नाटक में सामने आ रही है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस जीतती दिखाई दे रही है, तो उसी की बधाई देने हरीश रावत आखिरी बार दिल्ली जा रहे हैं। उसके बाद लगातार वो उत्तराखंड में रहकर जो है सक्रिय राजनीति करेंगे और राजनीति परिप्रेक्ष्य में वो कभी दिल्ली नहीं जाएंगे। ये बात हम नहीं बल्कि खुद हरीश रावत ने अपने फेसबुक पोस्ट पर जो है पोस्ट की है और जाहिर तौर पर ये कहा है, उन्होंने हार की जिम्मेदारी भी ली है और ये भी कहा है कि उनको किसी भी पद की लालसा नहीं है, बल्कि जो है वो एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर उत्तराखंड में काम करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। मैं आपको बता दूं, लगातार कांग्रेस में अंदर क्रह गुटबाजी जो है जारी है, हावी है और जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे नेताओं की नाराजगी भी बाहर आ रही है। मैं आपको बता दूं, हरिद्वार लोकसभा सीट से भी हरीश रावत ने चुनाव लड़ने का जो है दावा किया था, लेकिन हरक सिंह रावत, जिनको हरीश रावत खुद कांग्रेस में लेकर आए थे, वो भी वहां से दम भरते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर तमाम नेता जो है उनमें मनमुटाव अक्सर देखने को मिलता है। सवाल ये उठता है कि हरीश रावत उत्तराखंड में रहकर आखिर ये अंतर्कलह कैसे दूर करते हैं और कैसे कांग्रेस के नेताओं का मनमुटाव दूर करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन क्या कोई प्लान बताया है हरीश रावत ने? क्योंकि पहले भी हरीश रावत रह चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष और खुद पूर्व सीएम हैं, लेकिन जो अभी स्थिति कांग्रेस के उत्तराखंड में है वो खुद मान रहे हैं कि उन्हीं की बदौलत है। इस स्थिति में लाने का भी कारण वही है, तो क्या आगे का कोई प्लान उनका है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आगे का प्लान हरीश रावत ने भी बिल्कुल साफ नहीं किया है, लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने ये बात जरूर की है कि वो चतुर्भुज यानी कि चारों तरफ से जो है कांग्रेस को जो है मजबूत करेंगे। उनको किसी भी पद की लालसा नहीं है, लेकिन ये बात सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव जो है होना है और हरीश रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से लड़ने के जो है इच्छुक हैं। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अब हरीश रावत ने किस परिप्रेक्ष्य में बात कही और किस परिप्रेक्ष्य में वो दिल्ली राजनीति से दूर रहने की उन्होंने बात कही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस में जो अंतर्कलह है वो कई बार सामने आती रही है। इससे पहले भी जो है तिलक राज बेहड़ जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने साफ तौर पर जो है कांग्रेस के उच्च नेताओं पर आरोप लगाए थे और आरोप ये थे कि जो कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष है वो दोनों कुमाऊं मंडल से बनाए गए हैं, जबकि गढ़वाल मंडल की अनदेखी की गई है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जो हीरा सिंह बिष्ट है, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर ये बात कही थी कि उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, कांग्रेस जो है डूबती जा रही है। इसके अलावा मैं आपको प्रीतम सिंह की बात बता दूं, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जो देवेंद्र यादव है उन पर बिल्कुल आरोप लगाए थे कि देवेंद्र यादव जो है उन्होंने कांग्रेस नेताओं की अनदेखी की, अपने मुताबिक जो है टिकट बांटे, जिसके वजह से जो है हार का सामना करना पड़ा। कुछ नेताओं ने हरीश रावत के ऊपर भी आरोप लगाए थे कि हरीश रावत ने अपनी मर्जी के मुताबिक जो है चुनाव में टिकट दिलवाए, तो इस कारण भी हार हुई। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं तमाम बड़े नेता जो हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और अपने ही नेताओं के ऊपर लगाते रहते हैं। तो उसको हरीश रावत कैसे थामेंगे और कैसे उसे शांत करेंगे, ये बहुत दिलचस्प बात होगी, देखने लायक बात होगी कि हरीश रावत आखिर कांग्रेस को किस तरीके से जो है लेकर चलते हैं। तो अभी बिल्कुल जाहिर तौर पर यह आखिरी दौरा है, लेकिन उसके आने के बाद हरीश रावत फिर दोबारा कुछ ना कुछ कहेंगे, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरीश रावत का आगे का क्या प्लान होगा।
जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने साफ कर दिया है कि कभी भी प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार अटकलें चल रही हैं और इसी को लेकर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसके लिए केंद्र से चिट्ठी मिलने का इंतजार है। दिल्ली में शिमला पहुंचने पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में ये बात कही है। उन्होंने इन अफवाहों को निराधार बताया कि किसी मुख्य संसदीय सचिव ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसके लिए कानूनी और राजनीतिक सभी तरह के दावपेच अपना रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने यह भी कहा कि उनके दिल्ली में प्रदेश प्रभारी राजेश शुक्ला से सत्ता संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के प्रभारी हैं और इस नाते उनसे चर्चा होती रहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जनता से जो वायदे किए हैं उसको पूरा किया जाएगा। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इस पर अटकलें लगातार लग रही हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह साफ कर दिया है कि अब जल्द ही हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसके लिए मात्र और मात्र केंद्र से चिट्ठी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली से शिमला पहुंचे थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की है और ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने इन अफवाहों को निराधार भी बताया कि किसी मुख्य संसदीय सचिव ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसके लिए कानूनी और राजनीतिक सभी तरह के दावपेच अपना रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह साफ कर दिया है कि कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, मात्र चिट्ठी मिलने का इंतजार वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली से लौटे थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनसे जब सवाल किया गया कि जो 3 पद खाली पड़े हैं मंत्रिमंडल के वो कब भरे जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वो विस्तार से इस पर जो है प्रदेश प्रभारी राजेश शुक्ला से जो है पूरा जो विचार विमर्श है वो करके लौटे हैं और अब केवल इंतजार है कि केंद्र से अगर जो चिट्ठी मिलेगी उसके बाद जो है यहाँ पे जो मंत्रिमंडल का विस्तार कभी भी हो सकता है। जैसे ही उनको चिट्ठी मिलेगी वैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। उन्होंने बताया कि जो नाम थे, जो चर्चा में नाम थे, उसके अलावा किनको मंत्रिमंडल में शामिल करना, विस्तार पूर्वक हर चीज पर वहां पर चर्चा हुई है। अब केवल इंतजार उनको एक ही बात का है कि केंद्र से चिट्ठी मिलेगी उसके बाद जो है यहाँ पे मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। जी उन्होंने अफवाहों को भी निराधार बताया है। अफवाहें प्रदेश में उड़ रही हैं कि मुख्य संसदीय सचिव ने इस्तीफा दिया है। जी बिल्कुल, ये बात नहीं उठ रहा था क्योंकि जिस वक्त भाजपा इस मामले को कोर्ट में लेकर गई है मुख्य संसदीय सचिव के मामलों को, तो उसके बाद ये बताया जा रहा था कि एक संसदीय सचिव ने जो है इस्तीफा दे दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री ने इसको बिल्कुल गलत बोला है और कहा है कि किसी भी संसदीय सचिव ने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन जो भाजपा है वो इसके लिए कानूनी और राजनीतिक जो दावपेच है वो अपना रही है। उन्होंने कहा कि वो सरकार भी इस मामले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। कोर्ट में जिस तरह जो भाजपा इस मामले को लेकर गई है उसमें पूरा पक्ष जो है सरकार वो भी अपना रखेगी और उसके बाद जो है इस मामले को जो है वो खत्म किया जाएगा। जी इस तरीके से ये लगातार संकेत दिए जा रहे हैं कि हिमाचल में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। पिछले लंबे समय से इसका इंतजार था। लगभग 3 पद खाली हैं इस समय मंत्रिमंडल के, जिनको भरना है। कौन से नाम उसमें शामिल हैं जो आगे आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए 3 मंत्री पद है वो खाली चल रहे हैं और सबसे ज्यादा जो अभी क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि जो कांगड़ा है सबसे बड़ा जिला है और उसको इग्नोर किया गया है, अनदेखी की गई है उसकी, वहां से जो 2 नाम है वो उनको बिल्कुल माना जा रहा है कि वो तय है। सुधीर शर्मा जो धर्मशाला से विधायक चुनकर आया है, यादवेंद्र गोमा है जयसिंहपुर कांगड़ा से ही विधायक है
और अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके लिए खास तौर पर जो है वो लॉबिंग भी की जा रही है कि जो ये वर्ग है इसकी जो मंत्रिमंडल में जो प्रतिनिधित्व है उसको प्रॉपर वहाँ पे जो उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए जो है जो यादेंद्र गोमा है उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। इसके अलावा जो बिलासपुर से राजेश धर्मानी है उनका नाम चल रहा है, क्योंकि बिलासपुर से इकलौते विधायक मिलते हैं 4 बिलासपुर में आती है, लेकिन इकलौती कांग्रेस वहाँ पे जो राजेश धर्मानी है वो वहाँ से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में उनका नाम भी तय माना जा रहा है। जो मंत्री पद जो खाली चल रहे हैं उन पदों के लिए जो है बिलासपुर जो क्षेत्र है वहाँ से राजेश धर्मानी का नाम भी जो है आगे चल रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि इस दौरान शासन के कई योजनाओं का क्रियान्वयन वो करेंगे और योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। इसके साथ सीएम भूपेश बघेल बेलतरा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल 11:30 पर अकलतरी पहुंचेंगे, जहां सीएम भूपेश बघेल अकलतरी महाविद्यालय के भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद अकलतरी में ही रूरल इंडस्ट्रियल पार्क एरिया का अवलोकन करेंगे। फिर ग्राम लखराम में सीएम भूपेश बघेल मंदिर दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जिसके बाद बेलतरा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कर शासन की योजनाओं को लेकर आम जनता से चर्चा करेंगे, जहां लोगों की समस्याएं सुनेंगे और निराकरण करते हुए भी नजर आएंगे। तो वहीं भेंट मुलाकात के बाद विभिन्न प्रतिनिधिमंडल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुलाकात भी करेंगे। इसी बीच सीधे आपको जिस तरीके से राजस्थान में सियासी पलटवार हो रहा है उसको लेकर खुद सचिन पायलट ने जो अपनी यात्रा निकाली है उसी की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजमेर से जयपुर तक की ये यात्रा है और आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। जनसंघर्ष पदयात्रा सचिन पायलट की है। आपको बता दें कि चलिए तो बात एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर के दौरे पर रहने वाले हैं और बिलासपुर के दौरे पर वो कई कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। भेंट मुलाकात कर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से संवाददाता टिकेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। टिकेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज प्रतिनिधिमंडल से भेंट मुलाकात करेंगे और बिलासपुर का दौरा भी करने जा रहे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? जी मुस्कान, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश में एक के बाद एक विधानसभाओं का लगातार दौरा कर रहे हैं और वहां पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम चला करके कहीं ना कहीं जो वहां की ग्राउंड रिपोर्ट है वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार एक के बाद एक लगभग 80 से अधिक विधानसभाओं का दौरा कर चुके, वहां पर भेंट मुलाकात कर चुके, वहां की लोगों की समस्याएं जान चुके हैं। साथ ही साथ उस विधानसभा को भी सौगातों की बौछार भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां पर दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर जिले में रोकना चाहूंगी आपको, एक बार फिर से लौटूंगे आपके पास। इसी बीच सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। और हम लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं, यही चाह रहे हैं कि सरकार हमारी है, हमारी पार्टी की सरकार है। उम्मीद करते हैं कि जो मैंने बातें रखी है उसका संज्ञान लें और ये जो जन संघर्ष यात्रा है ये जनता की आवाज सुनकर जनता की आवाज बनने का हमारा प्रयास है। और मैंने कहा वहां से नहीं, बहुत पहले से हम ये करते आ रहे हैं। सचिन जी, आप करप्शन की बात उठा रहे हैं लगातार, आप कह रहे हैं कि वसुंधरा जी सरकार में करप्शन काफी हुआ था, इस सरकार में पेपर लीक लगातार हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकारें जो जितनी भी रहती करप्शन होता है उनमें किसी न किसी तौर पर? करप्शन कहाँ नहीं होता, करप्शन होता है, लेकिन करप्शन को खत्म करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठा रहे हैं? जो लोग इन्वॉल्व हैं उन तक क्या जांच पहुंच रही है? क्या पारदर्शिता से जांच हुई है? पेपर लीक की जब जांच हो रही थी तभी स्टेटमेंट आया कि ना तो कोई नेता इन्वॉल्व है ना कोई अधिकारी इन्वॉल्व है। जांच खत्म हुई नहीं, हम पहले से डिक्लेयर कर देंगे तो क्या जांच रह जाएगी? एंड में क्या हुआ? अभी एक आरपीसी के सदस्य को अरेस्ट किया है, तो ये इसकी जड़ें और गहरी हो सकती हैं। मैं लांछन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जांच पारदर्शी हो
ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। सचिन जी, पायलट मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट की बदल यात्रा है, सरकार का या पार्टी को पसंद नहीं हुआ। देखिए, अल्टीमेटली जनता जनार्दन है, पब्लिक ही सब कुछ है, पब्लिक की चुनाव जिताती है, हराती है, और हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि जनता के बीच में रहे। और हमारी पार्टी भी हमेशा कहती है, हम भी कहते हैं कि हम करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे, नौजवानों को प्राथमिकता देंगे, पब्लिक के साथ कनेक्ट बनाकर रखेंगे। ठीक वही काम मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव आने वाले, सचिन अपनी जमीन तलाश रहे हैं, अपने कहीं ना कहीं हो सकता है पार्टी से अलग भी हो सकते हैं, इस तरह की चर्चाएं भी हैं। ये चर्चाएं करना, स्पेकुलेशंस करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लगता है। मुझे लगा कि मुझे जनता के बीच जाना चाहिए, नौजवानों की बात को सुनना चाहिए, क्योंकि आज नौजवान एक तरह से नाउम्मीद हो सा रहा है, क्योंकि एग्जाम देते हैं, लाखों रुपए परिवार खर्च करता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, फिर लोगों की कभी ओवरेज हो जाते हैं, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट इशू है। उसमें भी अगर हम कहीं पारदर्शी तरीके से लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे तो मन में ग्लानि तो होती है। तो लोगों को समझना, लोगों को सुनना, लोगों की आवाज बनना, इस मुद्दे को लेकर जनसंघर्ष यात्रा में निकाल रहा हूं। कब तक जारी रहेगा? जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलती। धन्यवाद। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।